सब मल्टीपल, प्रीफिक्स और सिंबल। तो सब मल्टीपल में जैसे हमने मल्टीपल में लिखा था, अगर आप टेबल अभी बनी हुई देखोगे तो जो हमने लास्ट क्लास में बनाई थी 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 6, 9, 12, 15, 18 यहाँ तक कर रखा था। अब यही जो पावर्स हैं एज इट इज़ यही पावर्स लिखनी है सब मल्टीपल में, बस पावर जो प्लस में थी वो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे 10 की पावर -1, -2, -3, -6, -9, -12, -15, -18। ठीक है, ये तो सब मल्टीपल में हमने लिख दिया। फिर प्रीफिक्स में लिखेंगे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फैक्टो और एटो, ATTO एटो। सर फेंटो में एन है या एम है? एम फैक्टो। सिंबल DCM, इसके जितने भी सिंबल है सब स्मॉल में लिखेंगे DCM। माइक्रो का ऐसे बनेगा म्यू, यू बनाकर नीचे ऐसे एक लाइन खींच दीजिए। नैनो में स्मॉल n, स्मॉल p, स्मॉल f, स्मॉल a। ठीक है, ये सारे सिंबल्स हैं। अब इसमें जो है ना, जो आपने बचपन से याद करा है कि भाई 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, वो आपने देखा है। फिर अगर 1 सेंटीमीटर में मीटर निकालना है तो 100 से डिवाइड करना है। तो वो वाली जो चीज़ है उसमें कई बार अगर कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो अगर ये टेबल आपने याद करी तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आप ये देखिएगा कि 10 की पावर -1 का मतलब डेसी है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मेरे पास 1 डेसीमीटर लिखा हुआ है, डेसीमीटर, तो हम ये कहेंगे अगर मान लीजिए 1 डेसीमीटर लिखा हुआ है DM, तो D फॉर डेसी, M फॉर मीटर, मीटर के लिए तो M ही यूज़ करते हैं ना। तो जो डेसी है ना, जो D, इसका मतलब है 10 की पावर -1, तो इसको लिख देंगे 1 × 10 की पावर -1 मीटर। ये लिख देंगे, तो इसका मतलब है कि 1/10 मीटर। 1 डेसीमीटर में 1/10 मीटर होते हैं। ठीक, या इस 10 को इधर ले जाए तो 1 मीटर = 10 डेसीमीटर हो जाएगा। समझ गए? तो ये जो D लिखा हुआ है, इस D का मतलब 10 की पावर -1 है। सिमिलरली ये जो M लिखा हुआ है इसका मतलब मिली है, तो 1 या 7 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर। ठीक, अच्छा, मिली और मीटर इन दोनों के सिंपल सेम ही होते हैं। M ही होता है मिली के लिए और M ही होता है मीटर के लिए। तो ये जो M है ये मिलीमीटर वाला है। मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, तो 7 × 10 की पावर -3 मीटर। तो सीधा सीधा ये है कि भाई हम कोई भी टर्म अगर हमको मिलीमीटर में दे रखी है उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मिली की जगह 10 की पावर -3 लिखेंगे। सेम थिंग इज विद सेंटी। तो सेंटी है तो सेंटी के लिए C है, तो उसकी जगह C की जगह अगर सेंटीमीटर लिखा हुआ है, मान लो 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो ये जो C है इस C की जगह 10 की पावर -2 लिख देंगे, 2 × 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, याद रहेगा। अब इसमें एक चीज़ बस ये सीक्वेंस याद रखना है कि शुरुआत में आएगा 1 2 3, 1 2 याद रहेगा। 1 2 के बाद फिर 3 आता है, फिर 3 का टेबल पढ़ना है 18 तक, 3 का टेबल 18 तक पढ़ना है। तो ये याद रहना चाहिए सीक्वेंस 1 2 3 6 9 12 15 18, ये हो गया। उसके बाद ये जो है ये DCM है, DCM। फिर बीच में माइक्रो आ जाएगा, NPF। ठीक, जो भी आपको इसका ठीक लगे, DCM, माइक्रो, NPF, इस तरह से सीक्वेंस बनाकर याद कर लीजिए। ठीक है, और फिर ये वाला सीक्वेंस है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमको कोई यूनिट दे रखी है, उसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना और हम भूल गए। ठीक है, तो नैनो है तो आप याद कर लो कि कौन से नंबर पर आएगा। सबसे पहले DCM, बीच में म्यू आएगा, म्यू फॉर माइक्रो। फिर NPF है, तो N यानी कि 5वें नंबर पर आ गया। तो 5वां मतलब 1 2 3 6 9 यानी कि 10 की पावर -9। शुरुआत में आएगा 1, फिर 2 आएगा,
फिर 3 का टेबल चलेगा 18 तक, 3, 6, 9, 12, 15, 18। और यही हमें मल्टीपल्स में देखना है। मल्टीपल्स में था 10 की पावर, मल्टीपल्स जो हमने देखे थे उसमें 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 3, ये था, ठीक है। और इसमें आप देख लीजिए, इसमें हमारे पास ये था DA H K, बस ये 3 जो थे, ये जो 3 थे, ये 3 तो हमारे पास जो है स्मॉल लेटर्स वाले थे। उसके बाद कैपिटल था, M था, G था, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा और एटा, एक्सासॉन। ये हो गया। तो इसमें DAH के डार्क, जैसे आपको ठीक लगे तो याद कर लीजिए, MGTPE, ठीक है। तो ये सीक्वेंस याद रखना, नहीं तो ज़्यादातर बच्चों के साथ में ये आता है कि वो DA क्या लिखा हुआ है शुरुआत में। जो DA है, DA स्टैंड्स फॉर, ये तो आपका डेसीमीटर है, दिस इज फॉर डेकामीटर, ठीक है। तो डेका और डेसी में ये कंफ्यूज रहते हैं कि डेका में मेरे को क्या लेना है, डेसी में मेरे को क्या लेना है। तो जहाँ पर भी डेका है तो समझ लेना DA की जगह आपको 10 की पावर 1 रख देना, ठीक है। जैसे किलोग्राम, तो हमने मान लीजिए ये देखा कि 5 किलोग्राम। ये मैं किलोग्राम का एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, लास्ट क्लास में लिया था क्योंकि किलोग्राम बहुत मतलब हम वाइडली यूज़ करते हैं। और किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप कहते हैं भाई उसको ना 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो अपने आप ही ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। हम ये करते आए हैं बचपन से। सही तरीका ये है कि जो K है ना, इस K का मतलब ही 10 की पावर 3 है, ठीक है। तो 5 इंटू 10 की पावर 3, तो ये K तो गया, 10 की पावर 3 लिख दिया इसकी जगह, बाई डी हो गया 5000 ग्राम्स। इस तरीके से आप इनको याद रखेंगे, ठीक है। ये टेबल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय डायरेक्ट मेथड्स। मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय डायरेक्ट मेथड्स। हाँ, ये वाली टेबल बना ली हो तो मिटा दूँ, ठीक है। पीछे by direct methods. Measurement of length by direct methods. तो लिखिएगा, length may be defined as the distance of separation between two points in space. Length may be defined as the distance of separation between two points defined as the distance of separation between two points in space. इन स्पेस, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, कोई भी दो पॉइंट्स हैं स्पेस में, उनके बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है उसी को हम लेंथ बोल देते हैं, ठीक। देखिएगा, डायरेक्टली इट कैन बी मेजर्ड बाय
बाई फर्स्ट लिखेंगे मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स, थर्ड लिखेंगे स्क्रू गेज या स्क्रू गॉज, जो भी बोलते हैं। तो अब आप ये देखिए मीटर स्केल तो मेरे को मालूम नहीं है। दूसरा क्या है? वर्नियर कैलिपर्स, VERNIER वर्नियर कैलिपर्स, CALLIPERS। वर्नियर कैलिपर्स किस लिए होता है? जैसे मान लीजिए बहुत लंबे डिस्टेंस होते हैं, उनको तो हम मीटर स्केल से मेजर कर लेते हैं, जो लंबे डिस्टेंसेस हैं, ठीक है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह तक का डिस्टेंस है। अब वर्नियर कैलिपर्स का क्या काम है? वर्नियर कैलिपर्स का ये काम है, जैसे मान लीजिए हमारे पास मान लो ये पेन है और इस पेन की मेरे को विड्थ मेजर करनी है, ठीक है, कितना ये मतलब इसकी विड्थ चौड़ाई इसकी कितनी है, तो उसके लिए वर्नियर कैलिपर्स, वो आपने देखा भी होगा अगर फिजिक्स लैब में अभी गए हों तो वो गन के जैसा दिखाई देता है, ठीक है, ऐसा होता है देखने में इस तरीके। ऐसा होता है थोड़ा सा, इसमें डिविजन्स बने होते हैं और यहाँ पर एक ग्रूव लगा रहता है, उसको ऐसे 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 करके टाइट या इसको ढीला कर सकते हैं। तो इसको जैसे इसके बीच में कोई मोटी सी चीज़ रखी, ठीक है, और इसको पूरा टाइट करते रहते हैं तब तक जब तक क्लिक 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 की आवाज़ ना आनी शुरू हो जाए, मतलब फर्दर वो टाइट नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे ही वो आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी क्लिक क्लिक की, तब आप छोड़ देंगे और यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है कि कितना मिलीमीटर में है, ठीक है, कितना मिलीमीटर में है। तो मिलीमीटर जो है वो मेज़र कर पाना वैसे खुली आंखों से देखना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, या कोई छोटा स्केल उसके लिए डिज़ाइन कर पाना वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो मिलीमीटर के लिए ये होता है, मिलीमीटर से भी छोटा होता है माइक्रोमीटर। तो जो माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर के लिए क्या आता है? माइक्रोमीटर के लिए एक और छोटी सी डिवाइस आती है स्क्रू गेज, वो ऐसा होता है। इस तरीके का होता है और यहाँ पर एक इसको टाइट करने के लिए वो लगा रहता है और इसके बीच में हम क्या डालते हैं? हम वायर डालते हैं, कोई पतला वायर है ना, जैसे अब उस पतले वायर का कोई आपको रेडियस निकालने के लिए बोले या डायमीटर निकालने के लिए बोले, आप कहोगे भाई मेरी आँख में दर्द है यार, मैं नहीं कर सकता, ठीक है, लेंस भी ला कर देखूँगा, मैं उसको मीटर से कर ही नहीं सकता, मीटर स्केल से। तो हम ये कहेंगे उसके लिए और छोटा स्केल चाहिए ना कोई, तो दैट इज़ स्क्रू गेज। इसके बीच में वायर को फिक्स करके, अब वायर पतला या मोटा हो सकता है, ठीक है, तो अगर पतला है तो इसको थोड़ा सा ढीला कर देंगे यहाँ से, सॉरी अगर मोटा है तो थोड़ा ढीला कर देंगे, और अगर पतला है तो इसको टाइट करेंगे। ये भी पूरा टाइट करने का तरीका वही है, जब वो क्लिक क्लिक की आवाज़ आने लगे, मतलब उसमें आपसे फिजिक्स में ना प्रैक्टिकल करवाया जाएगा स्कूल में, मतलब उसमें पूरी ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको टीचर बता देंगे कि जब टिक 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 ऐसे आवाज़ आएगी, एक बार दो बार तीन बार जब आवाज़ आएगी तब छोड़ दो, अब उसके ज़्यादा टाइट नहीं करो, उससे ज़्यादा टाइट करोगे तो वो वायर दबने लगेगा, कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है, तो वो फैल जाएगा तो उसका सही डायमीटर आप नहीं निकाल पाओगे। तो ये डायरेक्ट मेथड्स हैं। इस पर भी एक छोटी सी स्क्रीन लगी रहती है, छोटी सी, मतलब नंबर्स आते रहते हैं 1 2 3 4 ऐसे आते हैं, जैसे वो जो स्कूटर में मीटर होता है ना, मीटर एक तो डिजिटल वाला होता है, एक वैसा वाला मीटर है कि आप 1 किलोमीटर चल गए तो वो 5 की जगह आप 6 आगे लिखा हुआ, एक और किलोमीटर चल गया तो 6 की जगह 7 आगे लिखा हुआ, तो वो इस तरीके का वो छोटा सा रोलर वो होता है, वो उस पर लिखा हुआ आता है। तो ये तो आपका वर्नियर कैलिपर्स हुआ और ये आपका स्क्रू गेज हुआ, दोनों स्टील के होते हैं, दोनों स्टील के होते हैं। फिर तो डायरेक्ट मेथड हो गया, ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड एग्जाम में पूछ लेंगे, एक नंबर का आएगा। न्यूमेरिकल देखिएगा किस पर आता है, न्यूमेरिकल बनेगा इनडायरेक्ट मेथड पर, और डेरिवेशन भी है इनडायरेक्ट मेथड का। इनडायरेक्ट मेथड ये है, जैसे मान लीजिए हम ज़मीन पर ऐसे कहीं पर सड़क पर टहल रहे हैं और हमने देखा कि एक ना पंछी बैठा हुआ पेड़ के ऊपर, हम कहेंगे यार इसकी ना हाइट निकालें, पंछी कितनी ऊंचाई पर बैठा हुआ, ये देखना है। तो हमने कहा कि अच्छा हाइट निकालने के लिए पहले इस पंछी से बात करनी पड़ेगी कि बेटा उड़ना है ना, पहले तो वो शांत चुपचाप बैठा हुआ है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद दिमाग में बिठा लेंगे अच्छा उस वाली डाल पर बैठा हुआ था ये, ठीक है, फिर उस वाली डाल पर पहुँचेंगे सीढ़ी वीढ़ी लगा कर कुछ, फिर वहाँ से 1 मीटर स्केल को नीचे लटकाएंगे और फिर मेजर करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। कोई ऐसा मेथड है कि वो पंछी भी डिस्टर्ब ना हो, चुपचाप बैठा रहे, आपको मीटर स्केल की ज़रूरत भी ना पड़े, आपको लेडर की भी ज़रूरत ना पड़े, है ना, और आप फिर भी मेजर करो। ट्रिग्नोमेट्री, और इसके न जाने कितने क्वेश्चंस आप कर भी चुके हैं,
10th क्लास में? हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में पीकॉक वाला क्वेश्चन याद होगा? वो पीकॉक एक स्नेक को देखता है और स्नेक को देखकर फिर वो उड़ता है, वो स्नेक जो है वो अपने होल की तरफ बढ़ता है, तो कितने टाइम में दोनों कैच कर लेंगे, ठीक है? तो वही वाला तरीका है यहाँ पर, लिखेंगे इनडायरेक्ट मेथड्स फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस, ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी चीज़ है जिसकी हेल्प से आपको पेड़ की ऊंचाई नापने के लिए पेड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आगे पहाड़ की भी ऊंचाई नापनी है तो उसके लिए पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हेडिंग डालिएगा इनडायरेक्ट मेथड्स फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। Indirect methods for measuring indirect methods for measuring large distances. तो हेडिंग डालेंगे पहला triangulation method for the height of an accessible object. First, triangulation method for measuring the height of an accessible object like a tree or a tower. Measuring the height of an accessible object. Accessible object जैसे ट्री है, ट्री के ऊपर चलिए चढ़ सकते हैं, टॉपर है, टॉपर के ऊपर चढ़ा जा सकता है, तो चढ़ना है लेकिन थोड़ा सा खतरनाक है, ठीक है? तो इसलिए इसको एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट बोल दिया। पहाड़ की चोटी है, वहाँ तक जाना वो थोड़ा सा इनएक्सेसिबल हो जाता है, तो वो इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आएगा। पहले एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट लिखिएगा, यहाँ लिखेंगे लेट ए बी इज इक्वल टू एच बी द हाइट ऑफ द ट्री और द टॉवर टू बी मेजर्ड, लेट ए बी इज इक्वल टू एच मीटर्स be the height of the tree or tower to be measured, full stop. Let capital C be the point of observation, C be the capital C be the point of observation at distance small x from capital B. At distance small x from capital B. Full stop. Place a sextant at capital C. Place a sextant at capital C. ठीक है, सड़क पर खड़े होकर अगर मान लीजिए हमें कोई किसी भी डिस्टेंस कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका एंगल मेजर करना है, तो उसको एंगल को मेजर करने की जो डिवाइस है ना, ये सेक्सटेंट होती है, SEXTENT, इसको सेक्सटेंट बोलते हैं। आपने कभी सड़क पर काम चलते हुए देखा हो, सिविल इंजीनियर्स जो है, तो वो एक ट्राइपॉड जैसा एक स्टैंड लगा रहता है और उसके अंदर ना वो ऐसे देख कर ना कुछ ऐसे 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 सेटिंग से करता रहता है कुछ, ठीक है, तो वो सेक्सटेंट होता है। वो सेक्सटेंट ये बताता है, पहले सॉइल टेस्टिंग होती है किसी भी जगह की, आपने नोटिस करा होगा आजकल जगह जगह जब देखते हैं कि ट्रैफिक की सिचुएशन थोड़ी सी कंडीशन ट्रैफिक की ख़राब होती जा रही है, तो आप देखते हैं कि फटाफट वहाँ पर फ्लाईओवर बन जाता है, ठीक है। तो वो जो फ्लाईओवर बनता है तो पहले उस जगह की सॉइल टेस्टिंग होती है। सॉइल टेस्टिंग मतलब यहाँ की जो सॉइल है वो ज़्यादा कंप्रेसिबल तो नहीं है, ये चेक किया जाता है। किसी जगह की सॉइल जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तो नहीं है, बहुत
जो है हार्ड तो नहीं है, तो वो देखा जाता है कि ये कितना लोड उठा सकती है यहाँ की सॉइल। पहली चीज़ तो ये देखी जाती है। उसके बाद कि व्हीकल्स जो हैं, अब कोई फ्लाईओवर ऐसा थोड़ी होगा वो आपने कि इधर से गाड़ी ऐसे आ रही है, ये चढ़ गई है ना, अब कोई आ रहा है अंदर धुंध, उसको कुछ आइडिया ही नहीं है, उसने चलाया तो यहाँ से तो उड़ जाएगी उसकी गाड़ी, समझ रहे हैं? तो चला रहा पूरा 80 की स्पीड से ज़्यादा तो यहाँ से तो उड़ जाएगी ना। तो जो फ्लाईओवर बनाया जाता है, उस फ्लाईओवर में कई बार दिमाग में आता है यार यहाँ से लेकर वहाँ तक इतना लंबा फ्लाईओवर बनाने की क्या जरूरत थी? अरे ये जरा सा नीचे का एक रेलवे का ट्रैक निकल रहा था, तो ये ऐसे करके बना देते। लोग समझदार हैं, धीरे से उतार लेंगे। अरे भाई कुछ ही तो हैं समझदार, सारे थोड़ी समझदार हैं। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि लोग पागलों की तरह 80-90 पर दौड़ाएंगे यहाँ पर गाड़ी, तो इसलिए एंगल देखना है कि कितने एंगल तक, ये हम करेंगे आपका मोशन है ना प्लेन वाला जो अगला 3rd चैप्टर, तो उसमें देखेंगे कि कितने एंगल पर कोई भी चीज़ जो है वो प्रोजेक्टाइल नहीं बनती। प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच वी थ्रो इन स्पेस, ठीक है। तो अगर यहाँ से कोई 80 की स्पीड पर या 40 या 50 की स्पीड पर गाड़ी दौड़ाएगा तो प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। प्रोजेक्टाइल मतलब हवा में उड़ेगा फिर जाकर गिरेगा वहाँ पर, ठीक है। तो उस चीज़ को कि एंगल, वो एंगल मेज़र करता है वहाँ पर इंजीनियर खड़ा होकर कि हाँ ये सेफ एंगल है, कि 80-90 की स्पीड पर भी अगर गाड़ी या बाइक निकलेगी तो उड़ेगी नहीं, ठीक है। भाई जान की भी तो रक्षा करनी है लोगों की, इसलिए तो प्लेस अ सेक्सटेंट एट कैपिटल सी। तो सेक्सटेंट क्या रियल टाइम डोमेन में जो एंगल मेज़र करने की डिवाइस है दैट इज सेक्सटेंट। पेपर पर करना है तो प्रोटेक्टर होता है, आपको पता ही है। तो सर इसका मेन मोटिव बस ये है कि हाउ हाई शुड द स्लोप बी फॉर इट टू नॉट वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। बस यही चीज़ है। और इसी तरीके से ना ये वर्क एनर्जी एंड पावर वाला चैप्टर है, उसमें हम ये भी देखेंगे कि सड़क जो है वो कभी भी सीधी नहीं होती, कभी भी सीधी नहीं होती। और जो भी अच्छे जो फिजिकल ट्रेनर्स होते हैं वो कभी भी एथलीट्स को ये नहीं कहते कि आप सड़क पर दौड़ लगाइए, क्योंकि वो सड़क पर दौड़ेंगे तो बीच में तो दौड़ेंगे नहीं, वो सड़क के कॉर्नर पर दौड़ेंगे। और सड़क के जो कॉर्नर्स हैं वो सीधे नहीं होते, वो हल्के से ऐसे टिल्टेड होते हैं, हल्के से उठे हुए होते हैं। तो उठे हुए होने का मतलब ये है कि जब आप दौड़ेंगे तो आपका लेफ्ट लेग तो थोड़ा ऊपर स्ट्राइक करेगा और जो राइट लेग है वो थोड़ा नीचे स्ट्राइक करेगा, आप टेढ़े हो जाओगे, ठीक है, स्पाइन खराब हो जाएगी। तो इस वजह से वो बोलते हैं कि सड़क पर कभी नहीं दौड़ेंगे, आप ग्राउंड में दौड़ेंगे हमेशा, क्योंकि ग्राउंड जो है वो इवन होता है। ग्राउंड में ऐसा नहीं होता कि ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो रखा हो। सड़क जानबूझकर ऊंची बनाई जाती है, नहीं तो अगर शार्प टर्न पर, उसको बैंकिंग ऑफ रोड्स बोलते हैं, शार्प टर्न पर व्हीकल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर निकल जाएंगे, सड़क से नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। ऐसा पहाड़ों पर पहले हुआ करता था कि शार्प टर्न मारा गाड़ी ने, शार्प टर्न मारा और बाजू में डिवाइडर था, डिवाइडर को तोड़ते हुए गई सीधा खाई के अंदर, ठीक है। तो पहले उतनी एडवांस्ड डिवाइसेस नहीं थी, उतनी एडवांस टेक्निक्स नहीं थी। आज आप मनाली भी जाओगे, शिमला भी जाओगे तो आपको चक्कर नहीं आएंगे, उल्टियाँ नहीं आएंगी गाड़ी में, ठीक है। डिज़ाइन इस तरीके का रोड का करा गया है कि फीलिंग ना आए वैसे करने के, सर घूम रहा है जी, सर में दर्द हो रहा है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें सब कुछ जो है एंगल मेजर करके करा जाता है। तो सेफ लिमिट्स देखी जाती हैं कि स्पीड की क्या सेफ लिमिट है। वापस टॉपिक पर आते हैं। प्लेस अ सेक्सटेंट एट कैपिटल सी। रियल टाइम डोमेन में जो एंगल मेजर करने की डिवाइस है उसको हम सेक्सटेंट। तो प्लेस अ सेक्सटेंट एट कैपिटल सी एंड मेजर द नंबर ऑफ एलिवेशन। And measure the angle of elevation. यहाँ लिखेंगे, एक ट्रायंगल बनाइए पहले। ये AB है, इसकी हाइट है h, और हम जनरली ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि कोई ट्री है तो सीधा ही खड़ा हुआ है, कोई टॉवर है तो वो सीधा ही खड़ा हुआ है, टेढ़ा नहीं खड़ा हुआ है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना है ग्राउंड के साथ। अच्छा, ये पॉइंट है C। इस पॉइंट C पर हमने सेक्सटेंट रखा और हमने यहाँ से देख कर एंगल मेजर कर लिया,
एंगल है थीटा, हमने एंगल मेजर कर लिया कि वो जो ट्री है, ट्री का जो टॉप है वो कितनी ऊंचाई पर है, तो वो एंगल हमको पता चल गया थीटा। ठीक, तो लेट ए बी इज इक्वल टू एच मीटर्स बी द हाइट ऑफ द ट्री और टॉवर टू बी मेजर्ड। तो मैं एच कैलकुलेट करना चाहता हूँ। लेट सी बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डिस्टेंस एक्स फ्रॉम बी। तो बी से सी तक का जो डिस्टेंस है जहाँ से हमने एंगल मेजर कराया उस डिस्टेंस को हमने एक्स मान लिया। अब मुझे एच निकालना है, तो थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर और ये थीटा के एडजेसेंट बराबर वाली साइड इज कॉल्ड बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो tan थीटा हमारा फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा फ्रॉम राइट ट्राइंगल ABC वी हैव फ्रॉम राइट ट्राइंगल ABC वी हैव tan theta is equal to AB upon CD. Tan theta is equal to AB upon CD. Tan theta is equal to AB is h and CB is x. मुझे तो h निकालना है ना, x तो जमीन पर डिस्टेंस है, टॉवर जो है या ट्री जो है उसकी जड़ पर गए जो उसको जहाँ पर नीचे लगा हुआ है वहाँ से, और जिस पॉइंट पर आपने सेक्सटेंट रखा हुआ है ये मेजरिंग टेप लेकर आपने पूरा डिस्टेंस मेजर कर लिया, तो ये एक्स आप मेजर कर सकते हो, थीटा आपको पता ही है, तो ये दोनों चीज़ें आपको पता है, एच निकल जाएगा, एच इज इक्वल टू एक्स tan थीटा। तो दिस इज हाउ हाइट ऑफ अ ट्री कैन बी कैलकुलेटेड, एच इज इक्वल टू एक्स tan थीटा। उसके बाद लिखेंगे जैसे ये फर्स्ट था, फिर सेकंड लिखेंगे ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर द हाइट ऑफ एन इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। Triangulation method for the height of an inaccessible object like a mountain. Triangulation method for the height of an inaccessible object like a mountain तो अब माउंटेन है, माउंटेन पर चढ़ने में तो ठीक है बहुत घंटे लग जाएंगे, ठीक है, तब भी आप उसकी जो टॉप पीक है वहाँ तक पहुँच पाओ या ना पहुँच पाओ पक्का नहीं। तो लिखें यहाँ पर लेट AB इज इक्वल टू h बी द हाइट ऑफ द माउंटेन टू बी मेजर्ड। Let AB is equal to h be the height of the mountain to be measured. Height of the mountain to be measured. Full stop. By using a sextant, we first measure the angle of elevation. By using the sextant, we first measure the angle of elevation, of its peak from a point C on the ground. Full stop. Let it be theta 1. Let it be theta 1.
the sextant to another position capital D move the sextant to another position capital D such that CD is equal to small d such that CD is equal to small d full stop. Again measure the angle of elevation. Again measure the angle of elevation. Comma angle ADB is equal to theta 2. Angle ADB is equal to theta 2. अब डायग्राम बनाएंगे इसका. और डी ये वाला जो एंगल है ये थीटा 1 है, ये वाला जो एंगल है ये थीटा 2. हाइट है इसकी h. ठीक है, तो जब भी कभी हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट जो है दैट शुड बी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, बिल्कुल सीधा डिस्टेंस होना चाहिए. अब जो पहाड़ है, पहाड़ वो ऐसा नहीं होगा जैसे कि पोल या टावर या ट्री होगा. ट्री में फिर भी चलो ट्री फैला हुआ है, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि अच्छा ये इसका मेन स्टेम है, कि मेन स्टेम ऐसे सीधा जा रहा होगा. तो मुझे उसका बेस पता है, पहाड़ का बेस थोड़ी पता है मेरे को, क्योंकि पहाड़ ऊपर से तो पीक है और नीचे से ऐसे 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 फैला हुआ है, न जाने कहाँ तक है. तो अब पहाड़ की जो पीक है उससे ड्रिलिंग करके बिल्कुल नीचे में उसके बेस तक तो नहीं पहुँच सकता, वो तो पॉसिबल नहीं है. तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि ये जो पहाड़ का पीक है ये यहाँ से ऐसे 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 फैला हुआ, न जाने कहाँ तक जा रहा है. तो हमने ये कहा कि चलिए ठीक है, पहाड़ मान लीजिए यहाँ तक आ रहा है, इस जगह तक आ रहा है, ये ऐसे 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 फैलते हुए मान लो यहाँ. तो आप सेफली कहाँ पर खड़े हो सकते हो? आप कह रहे हो अच्छा यार पहाड़ जो है ना नीचे टेढ़ा मेढ़ा होता हुआ यहाँ तक आ रहा है, चलो मैं इसके नज़दीक थोड़ा सा यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, यहाँ से मैं इसकी पीक को देखता हूँ. ठीक है, हमने यहाँ पर सेक्सटेंट फिक्स करा और हमने उसको जरा ऐसे करके और हमने उसका एंगल देख लिया. एंगल कितना हुआ उसका थीटा 1. ठीक है, अब ये बेटा रहा हूँ ये मैंने दिखा दिया. आप समझ गए ना कि पहाड़ ऐसे 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 फैलता हुआ होगा. ठीक है, पहाड़ की चोटी ऐसे होती, नीचे से ऐसे ऊपर उठी हुई. तो ये कंफ्यूजन ना क्रिएट करे, तो मैंने इस चीज़ को हटा दिया यहाँ से. थीटा 1 है, ये थीटा 1 है, ये हमारा 90 डिग्री हो गया. तो अब मैंने इस पॉइंट पर, मैंने कहा इस पॉइंट पर मैं आराम से खड़ा होकर इसकी चोटी को देख सकता हूँ, इसके पीक को देख सकता हूँ. तो यहाँ से मैंने देखा ये एंगल थीटा 1. फिर हमने कहा चलिए जी ये तो थीटा 1 एंगल हो गया. फिर हमने क्या करा, हम यहाँ से थोड़ी सी दूरी तक चले. तो ये जो सी डी डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमने ले लिया एक्स, इस डिस्टेंस को हमने ले लिया स्मॉल डी, इस डिस्टेंस को ले लिया स्मॉल डी. ठीक है, और पहाड़ के माउंटेन का जो बेस है, बेस से जो हमारा पहला पॉइंट था यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हमने ले लिया x. ठीक है, ये डिस्टेंस मेजरेबल नहीं है, इसको नहीं कर सकता मैं मेजर, क्योंकि मुझे नहीं पता पहाड़ का बेस कहाँ पर है. ठीक है, पर मैंने मान लिया पहाड़ के बेस से मेरा पहला पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन था वहाँ तक का डिस्टेंस x, और जो दूसरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वहाँ तक का डिस्टेंस x प्लस डी. क्लियर है? थोड़ा सा आगे खिसके और थोड़ा सा आगे खिसक के और कहा कि चलो जी यहाँ से देखते हैं इसके पीक. देख लिया, तो पहले एंगल आया थीटा 1, दूसरे केस में एंगल बना थीटा 2. अब आगे चलते हैं, अब लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC, और हम tan ना निकाला तो इस बार कॉट निकालेंगे. इन
राइट ट्राइंगल ABC. Right triangle ABC, cot theta 1 is equal to cot theta 1. तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. BC बेस अपॉन अपॉन परपेंडिकुलर क्यों है? बताता हूँ. cot theta 1 is equal to x upon h. ये हो गया. फिर कहेंगे इन राइट ट्राइंगल ABD. अब बड़ा वाला राइट ट्राइंगल लीजिए ABD. तो अब लेंगे cot theta 2. cot theta 2 की बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो BD अपॉन AB. BD अपॉन AB. cot theta 2 is equal to BD. BD कितना है? x plus D अपॉन AB कितना है? h. ये हो गया. ठीक है. हमारा टारगेट क्या है? हम h निकालना चाहते हैं. h निकालना चाहते हैं. तो क्या करेंगे? हमने cot theta 1 और cot theta 2 निकाल लिया. अब दोनों का ना डिफरेंस ले लो आप. ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. अभी समझ में आ जाएगा कि हमने कॉट क्यों लिया. tan लेते तो क्या नुकसान होता है. ठीक. देखिए सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 from 2. 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दो. ठीक है. क्यों? क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि जो इक्वेशन नंबर 2 है वो बड़ी है वैल्यू. कैसे बड़ी है? दोनों का डिनोमिनेटर देख लीजिए. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है. ठीक है. तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डिसाइड करेगा कि कौन बड़ा है. न्यूमरेटर बड़ा है तो वो वैल्यू बड़ी है, न्यूमरेटर छोटा है तो वो वैल्यू छोटी है. ठीक है. तो हम ये कहेंगे कि cot theta 2 minus cot theta 1 is equal to x plus d upon h minus x upon h. अब देखिएगा, अगर मान लीजिए मैं tan थीटा 1 और tan थीटा 2 ले लेता तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम ना आते. अब डिनोमिनेटर सेम आ गया, मुझे सब्ट्रैक्शन में आसानी रहेगी. डिनोमिनेटर उसमें क्या आता है? x प्लस डी और इसका आता है x. एलसीएम लेते कॉम्प्लिकेटेड हो जाता तो ज़्यादा बेटर ये है कि कॉट ले लीजिए. ठीक है. ये जो दोनों मैथड्स हम कर रहे हैं ट्राइंगुलेशन तो आसान से ही है. जो एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट वाला है ये इनएक्सेसिबल वाला है. तो वो वाला तो 2 नंबर में पूछा जाता है, ये वाला 4 नंबर में आता है. ठीक है. तो अब देख लीजिए cot theta 2 minus cot theta 1 is equal to, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. x plus d minus x. x plus d minus x upon h minus x plus x कैंसिल आउट हो गया. cot theta 2 minus cot theta 1 is equal to d upon h. क्या आ गया? हमें क्या निकालना है? हमें h निकालना है क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना d पॉइंट c और d के बीच में, ये तो मैं जो मेजरिंग टेप है हमारा मैं उससे मेजर कर लूँगा ये वाला डिस्टेंस. थीटा 1 थीटा 2 मैंने खुद निकाला है तो अननोन वैल्यू हमारे लिए h ही तो है, हाइट ऑफ द माउंटेन. तो क्या करिए? h को इधर ले आओ, cot theta 2 minus cot theta 1 इधर ले आओ. d अपॉन cot theta 2 minus cot theta हमारा हाइट ऑफ द माउंटेन हो गया. बोलिए क्लियर? ठीक है जी. इसके बाद नेक्स्ट आप टॉपिक लिखेंगे पैरालैक्स. PARALLELAX पैरालैक्स.
जी गुड इवनिंग। हाँ जी हाँ जी ठीक है। पैराडॉक्स नोट कीजिएगा। पैराडॉक्स इज द अपीयरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। Parallax is the apparent shift in the position of an object with respect to another. With respect to another, when we shift our eye sideways, when we shift our eye sideways, when we shift our eye sideways, इधर लिखिएगा L, इधर लिखिएगा R, इधर लिखिएगा O। यहाँ बीच में एक एंगल बना लीजिए थीटा। और ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को बोल दीजिए B, और इसको बोल दीजिए S, इसको बोल दीजिए S। ठीक है, तो अब ये देखिएगा पैराडॉक्स इज द अपीयरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए अपीयरेंट क्या होता है, आपने अपीयरेंट शिफ्ट एक बार 10th क्लास में सुना होगा, अपीयरेंट डेप्थ। ठीक है, रिफ्रैक्शन वाला जो चैप्टर था अपीयरेंट डेप्थ देखा होगा, उसमें ये था कि अपीयरेंट डेप्थ जो है वो ओरिजिनल डेप्थ से थोड़ी सी कम होती है। अपीयरेंट का मतलब है एनीथिंग विच अपीयर्स टू बी। तो अगर मैं एक स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल पूरा ऊपर भरा हुआ है ना, ऊपर तक आ रखा है पानी, उसमें साफ पानी है, और मैं खड़ा होकर उसको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत कम गहरा है, तैर जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। और जब उसके अंदर जाते हैं तो फिर बचाओ बचाओ है ना, ये चलता है, क्योंकि वो एक्चुअल में ज़्यादा गहरा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि अपीयरेंट का मतलब है कि वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ऐसी ऐसी एक्चुअल में नहीं है। तो रिफ्लेक्शन की वजह से वो थोड़ा सा रेज्ड अप दिखाई देता है। तो वही काम यहाँ पर करेंगे अपीयरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर व्हेन वी शिफ्ट अवर आई साइडवाइज। तो एक आई की बात करेंगे, हम दो आई से नहीं देख रहे हैं, हम एक आई से देख रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो बार बार ऐसा तो है नहीं कि इस आपको यहाँ से उठाया, यहाँ शिफ्ट कर दिया, फिर यहाँ कर दिया। तो ज़्यादा बेटर क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि हमारी ये लेफ़्ट आई और ये राइट आई, तो इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। तो लेफ़्ट और राइट आई के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने बी ले लिया, और ये पेन लिया ऐसे सामने। ठीक है, पेन सामने लिया, एक बार इसको बंद कर लिया, तो एक बार इसको बंद करा, एक बार इसको बंद करा, रिपीटेडली करके देखो। एक बार लेफ्ट आँख को बंद करो, राइट से देखो, फिर इसको देखो। तो जो आँख आप बंद करेंगे, जो भी आप आँख बंद करेंगे, ये उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये आपने कई बार करके भी देखा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सामने रखा है, उसको मैं ऐसे 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 करके देख रहा हूँ, तो बार बार फ्रीक्वेंटली आप करके देखिए तो आपको ये ऐसे वाइब्रेट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, आप राइट आई बंद करेंगे तो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड अपीयरेंट शिफ्ट। तो मैंने कहा कि जब हमने सिर्फ इसको लेफ्ट आई से देखा तब ये कहीं पर था, फिर हमने राइट आई से देखा तब ये कहीं पर था। तो इसकी जो शिफ्ट हुई है, अपीयरेंट शिफ्ट जो हुई है, दैट अपीयरेंट शिफ्ट इज बी, उसको बी ले लिया। और फिर हमने ये कहा कि जब लेफ्ट से देख रहे थे तो हमारी लाइन ऑफ साइट ये है कि ये ऐसे सीधी, लाइन ऑफ साइट हमेशा सीधी जाती है। एक सीधा पाइप है ना, उस सीधे पाइप से अगर मैं किसी चीज़ को देखूंगा तो दिखाई देगा, उस पाइप को हल्का सा मोड़ दो, दिखना बंद हो जाएगा, नहीं दिखाई देगा। तो लाइन ऑफ साइट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। तो लेफ्ट आई से देख रहा हूँ तो मेरी लाइन ऑफ साइट सीधी है, और ओ इज फॉर ऑब्जेक्ट। राइट आई से देख रहा हूँ तो लाइन ऑफ साइट बिल्कुल सीधी है। तो
दोनों के बीच में जो ये अपियरेंट शिफ्ट हुआ है तो एंगल जो बनेगा दिस एंगल थीटा इज कॉल्ड पैरालैक्टिक एंगल, इसको पैरालैक्टिक एंगल बोलते हैं, ठीक है। नोट कीजिएगा एंगल LOR is equal to theta is called parallax angle or parallactic angle. Angle LOR is equal to theta is called parallax angle or parallactic angle. पैरालैक्टिक, ठीक है। इतना करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में।